केदारनाथ जाने का अनुभव वैसा ही है जैसे कि एक बार स्वर्ग जाकर वापस आना। जब आप वहां पहुंच जाते हो तो स्वर्ग की अनुभूति आपको होती है और दिल एक बार यह कह उठता है जैसे हम स्वर्ग में ही हो। केदारनाथ जाने की कई वजह हो सकती है, जिनमें पहली वजह धार्मिक ही है। केदारनाथ एक पवित्र तीर्थ स्थल है जहां भगवान शंकर का 11वां ज्योतिर्लिंग स्थापित है। यदि आप धार्मिक वजह से ना भी आए तो प्राकृतिक नज़ारों को देखने के लिए भी आप यहां आ सकते हैं, पर मौज मस्ती के उद्देश्यों से यहाँ कभी नहीं आए, क्योंकि यह स्थान हमारी संस्कृति और आस्था का एक केंद्र बिंदु है। तो दोस्तों, केदारनाथ मंदिर के कपाट खुलने का इंतज़ार पूरी दुनिया में बड़ी बेसब्री से होता है और केदारनाथ धाम के दर्शनों के लिए लोग महीनों का लंबा इंतज़ार करते हैं और केदारनाथ के कपाट खुलते ही लाखों श्रद्धालु निकल पड़ते हैं अपने महादेव की एक झलक पाने को। तो नमस्कार दोस्तों, फिर से एक नए व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, हमने ये सफ़र अपने घर से सुबह के 5 बजे शुरू किया था और अभी 7:30 हो गए हैं और अभी हम ऋषिकेश से कुछ किलोमीटर पीछे जंगलों में चल रहे हैं, जैसा कि आप देख ही सकते हो। और दोस्तों, सुबह का मौसम इतना सुहावना है कि आपको क्या ही बताएं, और वैसे भी आप वीडियो में ये नज़ारे खुद ही देख सकते हो। तो चलिए चलते हैं बाबा के धाम। तो दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के पांवटा साहिब से बाबा केदारनाथ का धाम लगभग 400 किलोमीटर है और यहाँ के सुंदर नज़ारे आप देख ही सकते हो। दोस्तों, अभी गर्मी का मौसम है और गर्मी बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी ये रोड इतना सुहावना है कि आपको दिख ही रहा होगा। तो दोस्तों, जब भी हम बाबा के धाम चलते हैं तो वहाँ जाने का एक अलग ही अद्भुत नज़ारा मन में रहता है। और जैसा कि आप तो दोस्तों, कुछ साल पहले केदारनाथ बाबा के धाम जाने के लिए बहुत ही खस्ता हालत रोड मिलते थे, लेकिन अब ऐसे ऐसे हाईवे मिलते हैं कि केदारनाथ जाने के लिए अब आधा समय लगता है। तो दोस्तों, फाइनली हम ऋषिकेश पहुंच चुके हैं और ऋषिकेश में सुबह की ये भीड़ आप देख ही सकते हो। तो ऋषिकेश में दोस्तों आधे घंटे का आराम करने के बाद चाय पी करके हम लोगों ने फिर से अपना सफ़र शुरू कर दिया। अब देखते हैं बाबा केदारनाथ के धाम हम कब तक पहुंचते हैं, तो वीडियो पे बने रहिए। तो दोस्तों, केदारनाथ बाबा जी के धाम जाना सबका एक ड्रीम होता है और हमारा भी ये एक ड्रीम था और ये ड्रीम हमारा बहुत जल्द अब पूरा होने वाला है। तो दोस्तों, अभी सुबह सुबह का समय है और रोड पे इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहेंगे हमारे को भीड़ बहुत ज़्यादा मिलने वाली है। और दोस्तों, ऋषिकेश का रास्ते कुछ इस प्रकार से सजाए हुए हैं जैसा कि आप देख ही सकते हो। तो दोस्तों, ऋषिकेश क्रॉस करने के बाद भीड़ बढ़ना स्टार्ट हो गई है, जैसा कि आप वीडियो में देख ही सकते हो। दोस्तों, हम अभी बस ऋषिकेश के बाज़ार में ही हैं और जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो भीड़ भी उसी प्रकार से बढ़ती जाएगी। तो दोस्तों, गर्मियों में सभी लोग ऋषिकेश का रुख करते हैं और यहाँ पे वाटर एक्टिविटी बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है, जैसा कि आप सामने देख सकते हो किस प्रकार से बोट एक कार के ऊपर रखी जा रही है। और दोस्तों, राफ्टिंग करने के लिए आपको 5 किलोमीटर का 1000 से 1500 रुपये देना होगा और यदि ये आप एक्टिविटी 25 किलोमीटर की करते हो तो आपको 3000 से 3500 के बीच में इसका किराया देना होगा।
तो दोस्तों फिर किसी समय आएंगे, स्पेशल एक वीडियो हम राफ्टिंग की ही बनाएंगे। तो चलिए अभी चलते हैं बाबा जी के धाम। तो दोस्तों यदि आप इस यात्रा के दौरान ऋषिकेश में रूम लेना चाहते हो तो आपको यात्रा के दौरान रूम 3000 से 4000 के बीच में मिलेगा। और यदि आप ऑफ सीजन में आते हो तो आपको यही रूम 1000-1500 के बीच में मिल जाएगा। तो दोस्तों जैसे ही आप ऋषिकेश आते हो तो आप यहाँ बंजी जंपिंग भी कर सकते हो। जैसा कि आप सामने टावर देख ही सकते हो, यहाँ पे बंजी जंपिंग होती है। और दोस्तों बंजी जंपिंग करने के लिए एक पर्सन के लिए 3 से 4000 रुपये आपको देने होंगे। तो दोस्तों ऋषिकेश अपनी खूबसूरती के साथ साथ योगा के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। और बताते हैं कि योगा की शुरुआत ऋषिकेश की पावन धरती से ही हुई थी। तो दोस्तों ऋषिकेश क्रॉस करने के बाद पहाड़ों की श्रृंखला शुरू हो जाती है और एक से बढ़कर एक ऊंचा पहाड़ सामने नज़र आता है। हम जितने पास में पहाड़ के जाते हैं उसके सामने उतना ही बड़ा पहाड़ नज़र आता है। तो दोस्तों चार धाम की यात्रा शुरू होने के बाद इस रोड पे एक्सीडेंट भी बहुत ही बढ़ जाते हैं, जैसा कि आप वीडियो में देख ही सकते हो। इसलिए जब भी आप चार धाम की यात्रा पर आए तो अपना वाहन बड़ी सावधानी से चलाएं। दोस्तों ऋषिकेश से देवप्रयाग की दूरी लगभग 65-70 किलोमीटर के बीच में है। और अभी हमने आधे से ज़्यादा सफ़र तय कर दिया है। बस कुछ ही मिनटों में हम देवप्रयाग पहुंचने वाले हैं। तो दोस्तों जब भी हम चार धाम यात्रा पर जाते हैं तो वहां जाने की जो फीलिंग मन में होती है ना, वो हम किसी को बता नहीं सकते और ना उसको बयां कर सकते हैं। दोस्तों जैसे जैसे दोपहर हो रही है, टाइम ज़्यादा हो रहा है, उसी प्रकार से रोड पे ट्रैफिक भी ज़्यादा हो रही है, जैसा कि आप देख ही सकते हो। दोस्तों देवप्रयाग से पहले कुछ दूरी पर ये आश्रम बना हुआ है जहाँ भगवान शिव शंभू की मूर्ति बनी हुई है, जैसा कि आप देख ही सकते हो। अभी कुछ देर में हम देवप्रयाग पहुंचने वाले हैं। तो जो दोस्तों सामने जो पहाड़ी के नीचे घर दिखाई दे रहे हैं वो देवप्रयाग में ही आते हैं। और सामने ये संस्कृत कॉलेज बना हुआ है। दोस्तों ये देवप्रयाग में संस्कृत महाविद्यालय बना हुआ है। और फाइनली हम देवप्रयाग पहुंच चुके हैं। अभी दिखाते हैं आपको यहाँ संगम, जहाँ पे अलकनंदा और भगीरथी का संगम हुआ है। यही वो स्थान है और इससे आगे ही गंगा मैया बनती है। जब ये दोनों धाराएं इकट्ठा मिलती हैं तो इससे आगे इसको गंगा माँ का नाम दिया जाता है। दोस्तों देवप्रयाग में भी घाट बना हुआ है जहाँ पे स्नान करने का एक अलग ही महत्व है। दोस्तों देवप्रयाग की तरह ही ये 5 प्रयाग बने हुए हैं, जिनमें नंदप्रयाग, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग और विष्णुप्रयाग आते हैं। तो दोस्तों अभी हम रुद्रप्रयाग में रुके हैं और यहाँ पे हम सामने नदी में नहाने जाएंगे। और दोस्तों देवप्रयाग से बाद मैंने रिकॉर्डिंग नहीं की है। दोस्तों नदी का पानी बहुत ठंडा है और गोता मारने को मन नहीं कर रहा है। देख ही सकते हो आप किस प्रकार से एक दूसरे को नहला रहे हैं। तो दोस्तों नहाने के बाद हमने अपना सफ़र फिर से कंटिन्यू कर दिया और शाम को 5 बजे हम लोग सोनप्रयाग पहुंच गए हैं। और सोनप्रयाग में पहुंचने के बाद हम लोगों ने यहाँ पे कमरा लेकर के यहीं पे आराम किया। दोस्तों यदि आप अपनी बाइक पार्किंग में खड़ी करते हो तो 24 घंटे का वो 100 रुपया लेते हैं। और यदि आप अपना बैग भी जमा कराते हो तो आपको बैग का भी 100 रुपया देना होगा। तो दोस्तों इस व्लॉग में इतना ही, बाकी मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में।